नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ मैं भी हेल्प करता हूं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने की अपनी CUET इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए जो तैयारी है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स ऑन 1947 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी। सो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होंगे, क्या क्या बेसिक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक टाइमलाइन आपके लिए बनाई है जो आपको बेटे याद होनी चाहिए। सो आप फर्स्ट आप देख रहे हैं जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि जो इंडिया में जमींदारी सिस्टम था वो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। Then commercialization of agriculture, it was took in 1813. Then first cotton textile mill opened in India in 1818. Then modern postal services, जो हम postal services की बात कर रहे थे, that was in 1837. Then railway came and railway introduced in 1850. After that electric telegram known as system शुरू किया था, telegram, तो it was in 1851. Then first railway जो ब्रिज लिंकिंग ब्रिज बनाया था उन्होंने बॉम्बे टू थाने, दैट वाज इन 1854 में। और फर्स्ट जूट मिल ओपन हुई थी इन इंडिया में 1855 में। एंड सुएज कैनाल वाज ओपन इन 1869। और जो हमारा पहला सेंसस हुआ था, पहली जनगणना हुई थी भारत की, दैट वाज इन 1881। देन आफ्टर दैट एक उड़ीसा में कोस्ट कैनाल भी ओपन किया गया था, कोस्टल कैनाल, इट वाज इन 1887। देन टिस्को जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी वो हमने 1907 में एस्टैब्लिश हुई। देन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये 1921 का जो ईयर है इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो चेंजेस थी हमारी पॉपुलेशन में वो आना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी इस 1921 से पहले, और जो सेकंड स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था दैट वाज आफ्टर 1921। टाटा एयरलाइंस भी आई थी, दैट वाज इन 1932। और बंगाल में जो अकाल हुआ था दैट वाज इन 1943। और टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो बनाई थी दैट वाज इन 1945। और फिर 1947 में हमें आजादी मिली। सो ये कुछ इसका बैकग्राउंड है। अब इसमें बेटे कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या होगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के फॉर्म में तैयार किए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे साथ आप पढ़ें, समझें और देखें कि क्या इनके आंसर्स होने चाहिए और क्या आपकी इसकी तैयारी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। इट वाज फिक्सिंग लिमिट ऑफ लैंड्स टू बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। तो आपको पता है जब हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने एक किया था कि लैंड की मैक्सिमम लिमिट एक पर्सन के पास इतनी ही होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा लैंड किसी के पास हुई तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी और उसके बदले में उसको कंपनसेशन दे देगी। फिर उस एक्स्ट्रा लैंड का क्या करेगी गवर्नमेंट, उस एक्स्ट्रा लैंड को लैंडलेस फार्मर्स को दे देगी वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सो इट वाज चकबंदी, कंसोलिडेशन, लैंड सीलिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप साथ में आंसर लिखते रहें कि ये आंसर है, और अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर ये है। तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि हाँ हमारा ये भी आंसर सही था और हमें इसके पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो क्या लगता है बच्चों, क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं। यस, आंसर इज लैंड सीलिंग, दैट मींस ऑप्शन सी। तो लैंड सीलिंग आपके पास ऑप्शन सी था। एक कंसोलिडेशन भी किया था। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो फ्रेगमेंटेड लैंड है, जमीन अलग अलग जगह पर किसी की है तो उसके इक्विवेलेंट एक ही जगह पर जमीन दे देना, दैट वाज द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो दो ही कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं, कंसोलिडेशन और लैंड सीलिंग। तो इनकी नॉलेज आपको आई थिंक अब हो गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो
नाउ ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अजर्सन और रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में हैं। वो पहला क्वेश्चन है, द अजर्सन आपके पास है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850, आपको पता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक, कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। And along with development of roads and railways, the colonial dispensations is also took measures for the developing the inland trade and sea lanes. अब बेटे आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने जब बताए थे कि ये कैसे करने चाहिए, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। पहला ऑप्शन है, इफ यू आर थिंकिंग दैट अजर्सन इज करेक्ट, दैट मींस जो आपके पास ऊपर अजर्सन गिवन है, अगर आपको लगता है वो बिल्कुल सही है और उसका जो नीचे रीजन है वो भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप ऑप्शन ए चूज करें। और आपको लगता है कि अजर्सन सही है, रीजन सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। और अगर आपको लगता है कि अजर्सन बिल्कुल परफेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन सी चूज करेंगे। और आपको लगता है कि अजर्सन सही है, फॉल्स है, और रीजन अगर ट्रू है, तो ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आपको मैं 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, सोच लीजिए मन में क्या आंसर होगा। बताने के लिए तो मैं हूं ही हूं, बताऊंगा भी इसका आंसर। तो आपका पहला पार्ट है कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने 1850 में किया, ये बात भी बिल्कुल सही है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी था, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा अजर्सन बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो है रीजन, along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took place measurement of developing। अब आपको ये जो दूसरा सेंटेंस है, कहीं से भी उस पहले सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि इसके अलावा भी उन्होंने और कुछ किया, उन्होंने इनलैंड ट्रेड के लिए, सी लेन के लिए रोड, ये सब भी बनाई, तो वो रेलवे को कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए, एंड दैट इज ऑप्शन बी, कि अजर्सन सही है, रीजन सही है, बट वो अजर्सन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हमारा रीजन उस पहले वाले सेंटेंस को ही सपोर्ट करता, उसी के बारे में आगे बताता, तो हम कहते कि हाँ ये सब कुछ परफेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, काफी ड्रामेटिक तरीके से मूव हो रहा है। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड। अब जनरली क्या होता है बेटे, सबको पता है कि स्टील कंपनी कब आई थी। तो स्टील कंपनी आपको पता है हमने कब बनाई थी, तो स्टील कंपनी तो थी, वो बनी थी 1907। अब लेकिन यहां ये नहीं पूछा है कि स्टील कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, यहां पूछा है कहां हुई थी। तो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि टाटा ने अगर किसको अपना एस्टैब्लिश किया था, तो वो कौन से शहर में किया था। क्या लगता है आपको, आंसर पता है इसका? गूगल करने का समय नहीं होता बच्चों, आपको बहुत जल्दी एग्जाम देने हैं। यस, बिल्कुल सही सोच भी रहे हैं कुछ बच्चे। तो इट वाज ऑप्शन बी, जमशेदपुर। तो ये याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अजर्सन रीजन आपके पास क्वेश्चन है, पढ़िए। द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ pursued by the colonial government adversely affected the structure and composition of India's foreign trade। तो जो हमारा एडवर्सली जो अफेक्टेड पॉलिसी थी, उससे हमारा फॉरेन ट्रेड किस तरह से अफेक्ट हुआ था। देन इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, extras, and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen cloths, and capital goods like light machinery produced in factories of Britain। So, आपको क्या लगता है कि पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है, और क्या लगता है कि दूसरा सेंटेंस भी पहले सेंटेंस को सपोर्ट भी कर रहा है? तो अब आपके पास टाइम देता हूं मैं 30 सेकंड का टाइम सोचने के लिए। अच्छे से सोचो, क्योंकि केवल आंसर जानना मकसद नहीं है, आपको नॉलेज के साथ आंसर आना चाहिए।
तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, पहला सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। इंडिया ने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ही यूज की थी, गवर्नमेंट ने एडवर्सली अफेक्ट किया था हमारे कंपोजिशन को, और इंडिया जो था वो बाद में एक्सपोर्टर बन गया केवल प्राइमरी गुड्स का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का। तो दैट मींस एडवर्सली अफेक्ट इसी से हुआ था। तो हमारा जो आंसर है दैट शुड बी ऑल परफेक्ट इन दिस वन। सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटे आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज, मैसेज वगैरह लिखकर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन। अब इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, तो अब अनफॉर्चुनेटली पूरे भारत में ये लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो कौन सी जगह पर सक्सेसफुल हो गए थे ये आपको बताना है। तो क्या ऑप्शंस हैं? इट वाज इन पंजाब हरियाणा, हरियाणा हिमाचल, केरला वेस्ट बंगाल और केरला तमिलनाडु। तो आपको कौन सा ऑप्शन पता है कि लैंड रिफॉर्म्स कहां पर सक्सेसफुल हुए थे? 5 सेकेंड्स। आता है आंसर? चलिए, तो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरला एंड वेस्ट बंगाल। यहां पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो गए थे और पूरे भारत में लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। नाउ अगेन नेक्स्ट adjacent and region based question है, the distribution of working persons across different industries and sectors showed a dramatic change। तो क्या आपको लगता है आजादी से पहले हमारा जो वर्किंग पर्सन थे, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया था? और रीजन द एग्रीकल्चर सेक्टर अनाउंस फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स which usually remain at high of 70 to 75%. Manufacturing and services sectors accounted for only 10 and 15% respectively. So what do you think? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे जिनके आपके आंसर्स आपको देने होंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या कोई ड्रामेटिक चेंज हुआ था हमारे के वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर चेंज में? नो। तो हमारा यहाँ पर पहला ही अजर्सन रॉन्ग है, और अगर अजर्सन रॉन्ग है और दूसरा सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी ऑप्शन डी। तो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हमारी स्लाइड्स चेंज हो रही हैं। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम जो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश show the drain of profits from small farmers to जमींदार in बंगाल। तो फार्मर्स का प्रॉफिट जमींदार की ओर गया, तो वो किस चीज के इंट्रोडक्शन से हुआ था? तो सबसे पहले हमने आज बताया भी था इंट्रोडक्शन के अंदर कि इट वाज जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम की वजह से जो प्रॉफिट था फार्मर्स का वो स्लो हो गया था। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन adjacent question is, during the second half of the 19th century modern industry began to take root in India. Yes, no doubt about that. This is the perfect answer. And initially this development was confident to the setting up of cotton and jute textile mills. Subsequently, iron and steel industries began coming up in the beginning of 20th century. A short other industries in the fields of sugar, cement, paper, extras came up after the Second World War. Yes, in here the second reason is also supporting the first half because it was done in the 19th century. So answer is A. Perfect is option A. Now move on to the next question. Yes,
वन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब देखिए सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे हमारे पास, तो इसमें 16% क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप सबको आई थिंक पता होना चाहिए कि 16% क्या था। इट वाज लिटरेसी रेट। व्हाट द आंसर इज लिटरेसी रेट। 16% पढ़े लिखे थे हमारे पास उस समय जब देश आजाद हुआ था। हाँ, अब बेटे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके कुछ अब अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये है मैच द आइटम्स इन कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसमें बताना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बिल्कुल सही मैच्ड है। तो कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो इसमें बिल्कुल परफेक्ट मैच्ड है। तो आपको इसमें क्या ऑप्शन लगता है कि पहला वाला परफेक्टली मैच्ड है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? तो आप पढ़ लीजिएगा चारों को और बताइए, आराम से सोचिए कि कौन सा एकदम परफेक्टली मैच्ड है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो यहां पर जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, सब द ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो मेन उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए ही तैयार किया था, उसमें इंडिया का वो बेनिफिट नहीं चाहते थे, अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, द नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज। अब ब्रिटिश पीरियड से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारी इकोनॉमी कैसी थी? उस समय 200 साल जब अंग्रेजों ने राज किया तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? वेदर इट वाज सेमी फ्यूडियल, डिसइंटीग्रेटेड, कॉलोनियल, या ये सभी था? क्या लगता है भाई? कॉलोनियल तो थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट कॉलोनियल था, बट इट वाज आल्सो डिसइंटीग्रेटेड। अलग अलग जगह के हमारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तो डिसइंटीग्रेट थी और सेमी फ्यूडल भी थी। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a goal of equity was fully served by abolition of intermediates। अब हमने जब इंटरमीडिएट्स का एबोलिशन किया था तो अजर्शन होगा, और फिर रीजन है द ग्रोथ ऑफ द कंट्री कैन लीड टू इनकम इनइक्वालिटी एंड मोर मॉडर्नाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो आप आराम से सोचिए किसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। वही चार ऑप्शन आपके, क्या लगता है बेटे आपको? The goal of equity was fully served by abolition of intermediates। तो क्या इक्विटी का जो गोल था उससे एबोलिशन हुआ था इंटरमीडिएट्स का? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा पहला ही अजर्सन रॉन्ग है। उसके बाद दूसरा रीजन तो सही भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्सन है पोस्टल सर्विसेज इन कॉलोनियल इंडिया वर रिप्लेस्ड बाय एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो क्या पोस्टल सर्विसेज को रिप्लेस किया गया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी रिप्लेस नहीं किया गया था। पोस्टल सर्विसेज भी थी और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरी टू सर्व द ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो रॉन्ग है, दूसरा सही। तो परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। Now the next one, Muslintha is a type of cotton textile which had its origin in Kerala। तो क्या आपको लगता है कि ये केरला में ओरिजिन था? The finest variety of muslin called मलमल। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है।
और दूसरा सेंटेंस पहले वाले के ही बारे में बता रहा है, तो वो भी इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ read carefully. During the Second World War on the 19th century, several modern industries came up, like cotton, textile, mills came up in western part, that is Gujarat and Maharashtra. Jute industries came up in Bengal. Tisco came up in 1907, Jamshedpur. Many other industries like sugar, cement, paper, extras came up after Second World War. And British, this was the region, assertion, the region is British government made an investment in industries. So what do you think about all these concepts? सोचिए बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, और सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो मैं एक ही फॉर्मेट के करा रहा हूँ, फिर अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको और टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इट वाज आंसर सी, अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो पहले वाले के बारे में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए काम नहीं किया था। नाउ ऑलरेडी आंसर इसमें मैच आंसर दे रखा है, तो हम ज्यादा क्या बताएं। फिर भी मैच द कॉलम ए दैट ऑफ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको पता करना है कि सही क्या था। तो फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो इट वाज इन 1881 में हुआ था, और रेलवे जो सर्विसेज थी वो गलत लिखा है, और सब भी गलत है इसमें। ओके, इन ब्रिटिश इंडिया क्लॉथ इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड एट। तो कौन से शहर में कपड़े का व्यापार, आपको अगर वैसे भी नॉलेज हो तो सोचिए इसमें से कौन सा शहर कपड़ों के लिए जाना जाता है। जो ब्रिटिशर्स ने उस समय सेट कर दिया था, आज भी वहां पर उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। सोच लिया आंसर? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, इट इज अहमदाबाद। गुजरात में आज भी कपड़े के लिए बहुत ज्यादा। नाउ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आजादी टाइम पर कौन सा सेंटेंस इसमें बिल्कुल सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्या लगता है? पढ़ो आराम से। The agriculture produce was highly affected by जमींदारी system. Yes, it was very perfect answer, and ये सही था। There was a large number of landless bonded labor, ये भी सही है। The yield per hectare was very less, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? There was heavy mechanization of agriculture, तो एग्रीकल्चर में कोई मशीन वगैरह का यूज नहीं करते थे, तो इसलिए आंसर होना चाहिए डी आंसर। Now, which of the following statement is not true about the agriculture sector at the time of independence? इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था क्या, और ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है? वन साइड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? तो यस, आंसर इज ए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको आज मैंने डिस्कस किए हैं। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन तैयार करूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हम लिंक शेयर करें और गूगल फॉर्म पे आप एक एग्जाम भी देना चाहें, तो आप हमें हमारे को मैसेज कर सकते हैं अपने नंबर के साथ, हम आपको मैसेज में आपको सेंड कर देंगे। सो थैंक यू।
और आपको ये फर्स्ट टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं और भी लगातार सभी टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, और आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे नॉलेज मिलेगी तो आप एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।